कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन A gives B plus C, K is 10 to the power -3 मोलैरिटी पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड है। इफ वी स्टार्ट द रिएक्शन विद 1 मोलर concentration of reactant, कैलकुलेट द concentration of A and B after 10 minutes। चलिए तो सबसे पहले तो मोल पर लीटर पर सेकेंड के की यूनिट है, तो ऑब्वियसली ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इज आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। के की वैल्यू है 10 to the power -3 is equal to, if we start with 1 molar concentration, so 1 minus r अपॉन t। अब आप यहां पर ध्यान देना t मिनट्स में है लेकिन हमारा यूनिट सेकेंड्स में है, तो हम इसको सेकेंड्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 600। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.6, सो 0.6 इज इक्वल टू 1 minus r, so r will be 0.4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि r is the concentration of reactant after time t। तो concentration of reactant after time t r है। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट की concentration 0.4 रह गई। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 रह गई, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई 0.4। अब आप ध्यान दीजिए ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 हो गई, ठीक है ना। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी है, 0.4 है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 रह गई इसका मतलब 0.6 ए रिएक्ट किया और 0.6 ए अगर रिएक्ट करेगा तो बी भी 0.6 ही बनेगा, और इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बी की कॉन्सेंट्रेशन उस समय 0.6 होगी। दैट इज द रीजन आपका जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ध्यान रखना, आप r 0.4 लिख लेंगे, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम कहते हैं कि r अगर 0.4 है तो वहां 0.6 गया और उधर 0.4 बना, उल्टा नहीं करना है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.4, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.4 है 10 मिनट के बाद में, और उसी तरह से बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ रिएक्शन के इज 2.303 मिनट इनवर्स, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट। तो सबसे पहले तो यहां पर हमको 1 मिनट के बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी रिएक्टेंट की वो निकालनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले मिनट इनवर्स की बात हो रही है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो के आपको दे रखा है 2.303 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी की वैल्यू 1 मिनट है ही, ठीक है। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया कैंसल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है log 1/x इज इक्वल टू 1। तो 1/x विल बी एंटी लॉग 1 और एंटी लॉग 1 होता है 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 1 मिनट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 मिनट इज 0.1। ठीक है, अब आपको रेट पूछा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट आफ्टर 1 मिनट। तो के की वैल्यू है 2.303 और x यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो आपका वैल्यू होगा 0.2303। दिस इज द आंसर। क्लियर। इस तरीके से सबसे पहले आप रिएक्टेंट निकालोगे 1 मिनट के बाद कितना बचा, और जितना भी रिएक्टेंट बचेगा दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑर्डर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द ऑर्डर बाय द फॉलोइंग डेटा। कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच में
आपको रिलेशन पता है। हमने एक रिलेशन लिखा था जनरल रिलेशन 1/n वाला, जिससे हमने निकाला था कि जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है और सेकंड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही अपने को चेक करना है कि यहां हो क्या रहा है। देखो 5 मोलर से 10 मोलर हो गया डबल, 10 सेकंड से 20 सेकंड हो गया डबल, यानी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से हाफ लाइफ भी डबल हो गई। इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास में कहां होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक तरह से गैसियस कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, तो प्रेशर को हमने कर दिया डबल, तो हाफ लाइफ हो गई आधी। डबल करने से आधी मतलब इनवर्स रिलेशन, और हम जानते हैं इनवर्स रिलेशन इज सीन इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगला आता है 5 से 20, 4 गुना कर दिया, लेकिन हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से बेटा आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाने के होते हैं। इस सेक्शन को अच्छे से कीजिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो हमारा आप ऐसा कह सकते हैं कि हम मेनली इस चैप्टर में 3 फैक्टर्स पढ़ते हैं। मेनली में भी सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेंट्रेशन ही सबसे ज्यादा है, और लंबा भी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां पर खत्म कर दिया। अब बचता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर में हमें फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। कैटलिस्ट बहुत आसान है, मैं आपको उसे एक पर्टिकुलर ग्राफ की मदद से वहीं के वहीं समझा दूंगा कि कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है। ये चीज तो आप भी जानते हो कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कैसे करता है वो चीज हम यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज टेम्परेचर। चलिए टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। टेम्परेचर में कुछ बातें ध्यान रखने वाली है, क्योंकि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए तो हो सकता है कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहेगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू रेट। तो आपके दिमाग में ये आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। यस, तो समझना आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब रेट का घटना नहीं होता है, और इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब रेट का बढ़ना नहीं होता है। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद रेट। टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या नंबर बढ़ता है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा व्हाट आर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बढ़ने की वजह से ऑलवेज बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। सो टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस with increase in temperature and hence activation energy also increases। चलिए अगला पॉइंट आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है रेट पे। तो ऐसा देखा गया है कि with every 10 डिग्री rise in temperature the rate of reaction approximately doubles। इन जनरल अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो ये 2 to 3 टाइम्स के बीच में कुछ भी होता है, मिनिमम दुगना तो होगा ही होगा। ठीक है, उसी के बेसिस पर इसका मैथमेटिकल पार्ट है temperature coefficient which is indicated by mu. It is the ratio of rate constant at t plus 10। 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा पे और नीचे जो वैल्यू आएगी वो कम पे आएगी। अब समझना बात को, यहां पर अगर आपको म्यू की वैल्यू, ये जैसे फॉर्मूला है रेट का, k2 by k1 is mu to the power delta t by 10। मान लो डेल्टा टी है, चेंज हुआ 50 का, तो 50 by 10 होता है 5, और म्यू की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो डबल करना है, तो यहां पर 2 रख देना। क्वेश्चन कहे ट्रिपल किया तो यहां पे 3 रख देना। क्वेश्चन कहे 10 डिग्री राइज, इतने हर 10 डिग्री राइज पे 4 गुना हो रहा है तो म्यू की जगह 4 रख देना। वैसे द वैल्यू विल वेरी बिटवीन 2 to 3। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हो तो हमें यहाँ 2 रखना है, कुछ नहीं दिया हो तो हम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री से 35 यानी 10 डिग्री के चेंज की बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको ये स्पेसिफाई करेगा। तो ये तो हो गया अबाउट टेम्परेचर का बेसिक फर्क, टेम्परेचर की वजह से बेसिक फर्क क्या पड़ता है।
नाउ कम्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व एक्चुअली हमें ये बताता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, किसी रिएक्शन के ऊपर जो के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको एक बात क्लियर होगी कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या भी यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो एवरेज अगर आप जब भी देखोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पीक होगा और पीक के आसपास का ही कहीं होगा, यानी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ को एक्चुअली बनाने का मेन उद्देश्य है टी पर ग्राफ कैसा बनता है और t+10 पर कैसा बनता है। ये देखो, ये टी का पीक है लगभग, अगर अपन पीक को देखना चाहें तो ये टेम्परेचर टी का पीक है और t+10 का पीक जो है वो ये रहा। अब आप यहां पर दो बातें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। एक तो ये जो पीक है ये छोटा हो गया, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द पीक डिक्रीज हो गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो, सिस्टम में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और फ्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पीक आगे बढ़ गया, उसका एक्सप्लेनेशन तो यहां से आ जाएगा। हमने कहा जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली टी पे अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो t+10 पे ये काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, अब आप आ जाओ इस पॉइंट पे। ये वाले टर्म के बारे में मैं आगे वाले सेक्शन में बात करने वाला हूं। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी देयर फॉर द मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, विच मस्ट बी प्रोवाइडेड। यानी मान लो कि मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 है और उस मॉलिक्यूल को 50 एनर्जी की जरूरत है टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, तो जो 40 का डिफरेंस है यही आप प्रोवाइड करते हो सो दैट इट रीचेस द थ्रेशहोल्ड। उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को थ्रेशहोल्ड कहा जाता है, और जितना आपको देना पड़ता है टू रीच दैट थ्रेशहोल्ड उसको हम कहते हैं, टू रीच दैट थ्रेशहोल्ड उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को जैसे ही मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इसको आप थ्रेशहोल्ड बैरियर भी कह सकते हो, इसे जैसे ही मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाता है, मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अब आप टी का कर्व देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं कुछ सेलेक्ट कर दूं इस पर्टिकुलर एरिया को, तो ये एरिया आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एरिया हमें बताता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी। और ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो एरिया में अब सेलेक्ट कर रहा हूं, आपसे पूछा जाए ये आपको क्या बताता है, तो आप कहेंगे these are the extra number of molecules which have started taking part in the reaction when the temperature was increased by 10 degree। 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से, 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हुआ, तो ये वाला पार्ट इंक्रीज का है और ये वाला पार्ट टी पर कितने मॉलिक्यूल थे उसका है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं t+10 पर टोटल कितने मॉलिक्यूल ने टेक पार्ट किया, तो ये जो पूरा ग्राफ आप शेडेड रीजन देख रहे हो, दिस कंप्लीटली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है, एट t+10। तो नीचे वाला एट t, ऊपर वाला एक्स्ट्रा एट t+10 और पूरा द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट t+10। ठीक है, अब अपन अगले सेक्शन के अंदर इस टेम्परेचर को समझने के लिए एक मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं यहां पर, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, और इस अर्हीनियस इक्वेशन के बेसिस पर समझेंगे कि टेम्परेचर का रेट पर क्या फर्क पड़ता है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का असर किस तरह से होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इसे समझने के लिए अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बात की जाती है। लेट अस टॉक अबाउट दैट इक्वेशन एंड अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स द रेट, कैसे हमें समझाता है
कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है रेट पर। लेट अस सी। देखिए ये जो इक्वेशन आप यहां देख रहे हैं, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस इक्वेशन को हम अर्हीनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये जो इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली रिलेटिंग k टू t, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। k ऑफ कोर्स रेट कांस्टेंट है, a ध्यान रखिएगा इसे हम अर्हीनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तीनों एक ही चीज के नाम है, ए के, ठीक है। EA इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बारे में आगे वाले इसी सेक्शन में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। T इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हैं e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA, ठीक है। अब समझना बात को, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिनकी हम बात यहां पर करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, दीज आर द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA, एक ही बात है। सो जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल में से कितना फ्रैक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स का है, ये निकालना हो तो आपको e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी निकालना होता है। बोल्ट्जमैन फैक्टर भी इसको कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA भी इसको कहते हैं। और इसी से हमें पता लगता है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than equal to A or the fraction of molecules taking part in the reaction। चलिए ये वाली रिएक्शन, ये वाला जो मेन अर्हीनियस इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब अपन नेचुरल लॉग लेते हैं तो इक्वेशन चेंज होकर ये हो जाता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। जब आप इसमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ये दोनों आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आएंगे, मैं यहीं से आपको बता देता हूं। देखिए ये है y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, एक्स यहां पर 1/t है, उसी तरह से यहां पर y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, यहां पर भी ये 1/t है। तो जब आप log k वर्सेस 1/t या ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स का मतलब होता है ये इक्वेशन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, जिसका इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, और स्लोप है नेगेटिव, क्योंकि माइनस एम एक्स है यहां पर, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन यानी कि नीचे की तरफ मूव होने वाली लाइन। सो ln k और 1/t के बीच में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, log k और 1/t के बीच में जो ग्राफ है वो भी इसी तरह से बढ़ेगा। फर्क स्लोप का है, यहां पर m इज माइनस ई अपॉन आर, यहां पर स्लोप की जो वैल्यू है वो है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। और जब आप इस इक्वेशन, ये होता क्या है इन जनरल आपको एक पूछा जाता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और मान लो 300 से हमने 350 कर दिया तो k पर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को दो बार लिखेंगे। एक बार k1 EA कॉमन रहता, EA कांस्टेंट रहता है, A कांस्टेंट रहता है, और T1, K1 और T1 के वेरिएशन को देखते हैं। तो पहली इक्वेशन में यहाँ K1 यहाँ T1, दूसरी इक्वेशन में यहाँ K2 यहाँ T2। डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, आप सीधे इस इक्वेशन को देखिए। ये जो इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जब भी एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट दी हुई हो और केवल टेम्परेचर और k के वेरिएशन पे बात की जा रही हो तो आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ln k और 1/t के बीच में और log k और 1/t के बीच में जो ग्राफ बना मैंने पहले ही बता दिया, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब आप एक और चीज देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है
जब अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वहां पर हमें एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलता है, अरीनियस इक्वेशन। इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरीनियस इक्वेशन कहते हैं। dlnk/dt इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। dlnk/dt इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमारा बेसिक्स ऑफ अरीनियस इक्वेशन हो जाता है खत्म। मैंने आपको बोला था कि यहां पर हम एक एनर्जी टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और ग्राफिकली इसे कैसे समझा जा सकता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट्स so that they start taking part in the reaction। अब आप समझो, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिएक्शन में टेक पार्ट करने लगे। टेक्निकली बात करूं तो उतनी एनर्जी दी जाए ताकि वो थ्रेशहोल्ड बैरियर को क्रॉस कर सके, थ्रेशहोल्ड बैरियर को क्रॉस कर सके। तो एनर्जी, और यहां पर आरसी का मतलब है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोई फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे हम एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। ये केवल रिएक्शन के पाथ को डिसाइड करता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप फॉरवर्ड जा रहे हो, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो आप बैकवर्ड आ रहे हो। समझना, रिएक्टेंट की एनर्जी या एंथैल्पी यहां है, इसे हमने HR से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं अभी, these are for elementary reactions। elementary reaction का मतलब होता है, हम जानते हैं सिंपल रिएक्शन, the one which gets completed in single step। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप में होने वाली रिएक्शंस का ग्राफ में एक ही कर्व आएगा, दो स्टेप में होने वाली रिएक्शंस में दो कर्व आएंगे, तीन स्टेप में तीन कर्व आएंगे। यानी द नंबर ऑफ कर्व्स इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स इट इज टेकिंग टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को देनी जरूरी है ताकि रिएक्शन में वो टेक पार्ट कर सके। अब आप समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड। रिएक्टेंट को 100 एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके, तो 100 तो हो गया थ्रेशोल्ड। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि रिएक्टेंट की ओरिजिनल एनर्जी तो 30 है, उसको चाहिए 100, यानी उसको रीच करना है 100 पे। 30 उसके पास ऑलरेडी है, खुद की एनर्जी 0 तो नहीं होगी, तो उसके पास 30 ऑलरेडी है और उसे 100 पे जाना है। तो इसका मतलब हमें उसे 70 और देनी है। ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड 70 किलो जूल और 70 जूल मोर एनर्जी सो दैट इट रीचेस द थ्रेशोल्ड। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू सप्लाई टू रिएक्टेंट्स सो दैट इट रीचेस द थ्रेशोल्ड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे यहां पर इस एनर्जी लेवल पर रिएक्टेंट्स ऑलरेडी हैं, अगर आप इन्हें थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इन्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसे हम EA स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। EAF रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड को, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है EAF। उसी तरह से इस पर्टिकुलर लेवल से बैकवर्ड में आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे हम कहते हैं EAB। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट से थ्रेशोल्ड का डिफरेंस निकालना है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड का डिफरेंस निकालना है। इस गैप को हम कहते हैं डेल्टा H। ठीक है, और डेल्टा H होता है HP माइनस HR, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ भी बोल सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम, तो ये डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। और इसीलिए देखिए नीचे मैंने लिखा है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से। तो एक्सो के केस में सेम चीज अगर आप करना चाहोगे
तो डेल्टा एच यही होगा, लेकिन इस बार ये नेगेटिव होगा क्योंकि एचपी माइनस एचआर में एचपी की वैल्यू कम है। यहां पर अगर अपन बात करें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड की, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड यहां पर ये रहा EAF, और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो ये रहा EAB। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, EAF इज ग्रेटर देन EAB। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, एंड EAF इज लेस देन EAB, ठीक है, फॉर these reactions which are exothermic। तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 30 है और ये वैल्यू 100 है, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच विल बी 30 माइनस 20 दैट इज 10। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, तो वो हो जाएगा 20 और 100 का डिफरेंस दैट इज 80। बैकवर्ड पूछूं तो दैट विल बी 100 माइनस 30 दैट इज 70। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ग्राफिकली पूछे जा सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है, और वो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की। कुछ मेंशन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट हम फॉरवर्ड मानते हैं, तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी में और डेल्टा एच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को देखने के लिए हमें ये ग्राफ समझना पड़ेगा E और डेल्टा एच के बीच में। ये एंडोथर्मिक के ग्राफ है, 3 ग्राफ है, दो तो एक्सट्रीम है कि यहां से शुरू किया और जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके खत्म हो गया। यहां पर देखें तो यहां से शुरू किया और थ्रेशोल्ड रीच करते ही जस्ट थोड़ा सा नीचे आके खत्म हो गया, और ये एक मॉडरेट रिएक्शन है। अब अगर आप यहां पर डेल्टा एच को मार्क करोगे तो ये रहा डेल्टा एच और ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहां पर अगर आप डेल्टा एच को मार्क करोगे तो ये रहा डेल्टा एच और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड। यहां पर अगर आप डेल्टा एच को मार्क करोगे तो ये रहा डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड। ये है, ये भी ये है और ये भी ये है, और यहां पर ये जो है वो डेल्टा एच है। और आप तीनों ही केसेस में देख सकते हो ये डेल्टा एच से बड़ा है। तो ग्राफिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड की वैल्यू हमेशा डेल्टा एच से बड़ी ही होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक में ऐसा नहीं होता। एक्सोथर्मिक में अगर अपन डेल्टा एच की बात करें तो ये रहा हमारा डेल्टा एच, ठीक है, और ये रहा हमारा EA। तो आप देख सकते हो EA इज स्मॉलर देन डेल्टा एच। अगले पे आइए, अगले पे ये तो रहा हमारा डेल्टा एच और ये रहा हमारा EA। तो EA और डेल्टा एच सेम है तो इक्वल हो गए। अब आप तीसरे ग्राफ को देखिए, तीसरे ग्राफ में ये रहा हमारा डेल्टा एच और ये रहा EA। EA इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में EA लेस देन डेल्टा एच का भी केस बन रहा है, EA ग्रेटर देन डेल्टा एच का केस भी बन रहा है, और EA इक्वल टू डेल्टा एच का केस भी बन रहा है। तीनों ही तरह के केसेस यहां पर पॉसिबल हैं, और इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन EA इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच, बट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अभी तक जो अपन बेटा पढ़ रहे थे यहां पर, ये एक्चुअली हमारे सिंपल रिएक्शन के ग्राफ थे। सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन की जब बात करते हैं तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक स्टेप में प्रोसेस खत्म हो जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में भी आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो 2 स्टेप में खत्म होती है। सिंपल रूल है, एक स्टेप था तो एक पीक बन रहा था, 2 स्टेप हैं तो 2 पीक बनेंगे, 3 स्टेप हैं तो 3 पीक बनेंगे। द नंबर ऑफ कर्व्स, द नंबर ऑफ पीक्स यू गेट इन द ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। उस रिएक्शन में होने वाले स्टेप्स को सीधे सीधे इंडिकेट करता है। अब आपको
इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस पे दो पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दे देते हैं द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ अ गिवन कंपोजिट रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, विच इज द करेक्ट ग्राफ, या आपको ग्राफ दे देते हैं और बोल देते हैं प्रेडिक्ट द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। चलिए सबसे पहले ए गिव्स बी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियसली ये ऊपर खत्म हो जाएगा। आपने यहां से शुरू किया ए, यहां पर खत्म किया बी। अब जब आप बी से सी गए तो ये एक्सोथर्मिक था, और ए से सी वाला भी एक्सोथर्मिक ही है। इसका मतलब जो कर्व है वो खत्म होगा बी के नीचे फॉर दिस टू बी देयर, और सी के नीचे फॉर दिस टू बी वैलिड। यानी बी से सी वाला इक्वेशन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ग्राफ जो सी है वो बी से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखें तो ए से सी, तो सी जो है वो ए से भी नीचे होना चाहिए। तो यहां से जब आप ग्राफ बनाओगे, अच्छा एक और बात, कई बार आपको रिएक्शन में बोलते हैं कि ये रिएक्शन ये जो स्टेप है ये फास्ट है और ये स्लो है। मान लीजिए कि हमें कहा कि ये फास्ट है और ये स्लो है, ठीक है, तो फास्ट और स्लो का पता कैसे लगेगा? सिंपल रूल है, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा वो उतना ही फास्ट होगा, जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो उतना ही स्लो होगा। तो यहां से जब अपन बात करें तो ये इस तरीके से जाएगा और ये ए के नीचे जाके खत्म होगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें अगर अपन, तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की अपने को कंपेयर करनी होती है, ठीक है। देख लेते हैं, उसके बेसिस पर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। देखो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट स्टेप की इतनी है और यहां पर इतनी है, तो यहां से ये तो नजर आ रहा है कि सेकंड की एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम है। तो आप जो मैंने ग्राफ बनाया उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहला वाला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होना चाहिए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और दूसरा वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप होना चाहिए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो सिंपल सा लॉजिक है। कंपोजिट रिएक्शन में आपको दो पीक्स देखने को मिलेंगे, सिंपल में एक ही पीक देखने को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन केमिकल रिएक्शन आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। एंडो में ग्राफ ऊपर खत्म होना चाहिए, एक्सो में ग्राफ नीचे खत्म होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम इस पर्टिकुलर चीज को खत्म करेंगे, ठीक है, और ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है? सो यहां पर हमारा अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड यानी टेम्परेचर से रिलेटेड थियरी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा किस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर केवल थियरीज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन बच जाएगी। कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस related to temperature as a factor affecting the rate of reaction। जो हमने अर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा और जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, we will see that। Let us start। According to the following graph, find type of reaction। देखो एक सिंपल सी चीज है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो डेल्टा एच ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का EAF निकालना है। EAF, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड विल बी रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड के बीच का डिफरेंस, दैट इज 80, ठीक है। और बैकवर्ड की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का हो जाएगा। बैकवर्ड में ये मैंने बोला था, बैकवर्ड में प्रोडक्ट टू थ्रेशोल्ड, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट टू थ्रेशोल्ड। तो प्रोडक्ट टू थ्रेशोल्ड कितना हो गया? EAB इज इक्वल टू 120, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंस है 40 माइनस 80 माइनस 40, यूनिट किलो जूल किलो कैलोरी जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आपको बोला जा रहा है विच रिएक्शन इज फास्टर, 1 और 2। तो ऑब्वियसली 2 एक छोटा पाथ ले रही है, तो इस केस में 2 विल बी फास्टर।
फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कौन सी फास्ट है? तो फॉरवर्ड वाली फास्ट है, क्योंकि फॉरवर्ड वाली में थ्रेशोल्ड पे जल्दी रीच कर रहे हैं, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो फॉरवर्ड इज फास्टर। तो ये सारी बातें आपको पूछी जा रही हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो इस तरह से एक और बात यहां पे ध्यान रखनी है, इस ग्राफ के बेसिस पर कैटलिस्ट के असर को भी हम समझ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है, जस्ट क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में बात होती है तो आपसे पूछा जाता है कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो यहां पे ग्राफ 1 जो है ये है विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, ये है विदाउट कैटलिस्ट, और ग्राफ 2 जो है ये है विद कैटलिस्ट। अब आप सिंपल सी चीज देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट है, 2 ग्राफ में कैटलिस्ट होने की वजह से इसने एक शॉर्टर यानी कि छोटा पाथ ले लिया है, और क्योंकि इसने एक छोटा पाथ ले लिया है, ठीक है, तो रिएक्शन जल्दी होगी। कैटलिस्ट क्या करता है हमने पढ़ा है, इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो 80 थी, अब सेकंड पाथ में अच्छा ये जो EAF और EAB है ये फर्स्ट वाले के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर मैं सेकंड पाथ के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालूं तो EAF ये सेकंड पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड यहां पर है 120 माइनस 80 दैट इज 40, और EAB जो है दैट इज 40 और 120 का डिफरेंस दैट इज 80। तो आप देख सकते हैं ये फॉर पाथ सेकंड है और ये फॉर पाथ 1 है। एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की आपको पूछी गई है, क्लियर? तो सेकंड वाला जो पाथ है वो कैटलिस्ट के साथ है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन। आप देखो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट में 80 है और सेकंड में 40 है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट में 120 है और सेकंड में 80 है। तो यू कैन सी दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये गैप होता है रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड के बीच का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये घटा कैसे, ठीक है, तो कैटलिस्ट कैसे इसको घटाता है? तब देखो इसको घटाने के 2 तरीके हो सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख के इसको वेरी करें तो घट जाएगा, इसको कांस्टेंट रख के इसको नीचे की तरफ ले जाए तो घट जाएगा, और दोनों को एक को नीचे लाए एक को ऊपर ले जाए तो घट जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी घटती कैसे है? तो आप देख सकते हो पहले थ्रेशोल्ड ऊपर था, अब थ्रेशोल्ड नीचे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपसे पूछा जाए कि ये कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो आखिर ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता कैसे है? तो आप आंसर देंगे दिस इज बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड। तो कैटलिस्ट वाला पार्ट भी मैंने इसी क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर दिया। अब आपको कोई पूछे व्हाट डज कैटलिस्ट डू, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन by decreasing the activation energy, and it decreases the activation energy by decreasing the value of threshold, minimum requirement की वैल्यू को वो कम कर देता है। So it takes an alternate path। कैटलिस्ट वाला पार्ट यहां खत्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। For an exothermic reaction completing in 2 steps, A plus B gives X is a slope and X gives A, B is fast। इसमें आपको एंडो और एक्सो के बारे में कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सो चाहिए तो फोर्थ खत्म हो गया, 2 स्टेप है इसलिए सेकंड भी खत्म हो गया। सिंपल चीज है, 2 स्टेप का मतलब 2 पीक होने चाहिए, सब में 2 पीक है, इसमें एक ही है। एक्सो का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है लोअर जानी चाहिए, यहाँ ऊपर ही खत्म हो गई इससे, इसलिए ये एंडो का ग्राफ हो गया। अब इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा, एक में पीक बड़ा है पहला और दूसरे में पीक बड़ा है दूसरा, ठीक है। स्लो स्टेप में पहले का पीक बड़ा होना चाहिए और पहले का पीक यहाँ पर छोटा है यहाँ पर बड़ा है, इसलिए थर्ड ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसको बता रहा है? बता एक्सो को ही रहा है, लेकिन ये एक ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बता रहा है जिसमें फर्स्ट स्टेप इज अ फास्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज अ स्लो स्टेप, ठीक है। सो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट सेशन में, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R, ब्रैकेट में 1 by T1 minus 1 by T2। तो फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो T1 और T2 आपको दे रखे हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 5 टाइम्स। अब आप ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन के 5 गुना होने का मतलब सीधा सीधा है कि रेट कांस्टेंट का 5 गुना हो जाना। तो K2 की वैल्यू 5 टाइम्स K1 है, तो log K2 by K1 विल बिकम log 5। ठीक है, अब एक और बात यहां ध्यान रखनी है, आपको आंसर किलोजूल में पूछा है, तो R की वैल्यू आप 8.314 रखेंगे तो ये जूल में आएगा, और फिर उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो किलोजूल में आएगा। आप डायरेक्ट किलोजूल में रखना चाहो तो आप जानते हो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोजूल पर मोल, ये R की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये कैलोरी में पूछा होता तो हम R की वैल्यू 2 रखते। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपको किस यूनिट में ये चीज पूछी जा रही है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन इज कैरीड आउट एट 500 केल्विन इफ सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर ये सेम रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता विद द सेम रेट, आप ध्यान दो पॉइंट क्या है, सेम रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं लेकिन रेट सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रेट को बढ़ाना, लेकिन ये कह रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं विद द सेम रेट, द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 400। देखो 100 केल्विन टेम्परेचर में आपको डिक्रीज करना पड़ा, क्योंकि 100 केल्विन आपने टेम्परेचर में डिक्रीज किया, इसलिए कैटलिस्ट के होने के बावजूद भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान देना यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बदल रही है, जैसे ही आपको क्वेश्चन ये इंडिकेट कर दे कि एक्टिवेशन एनर्जी बदल रही है, तो हम log K2 by K1 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैंने आपको जब थियरी पढ़ रहे थे तब भी बोला था कि इस फॉर्मूले का यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट हो, और यहां पर आपको कह रहा है कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20 किलो जूल, तो इसका मतलब इसमें हमें log K2 by K1 वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो सिंपल सी चीजें, दो कंडीशंस है, मान लीजिए एक कंडीशन का K है K1 और दूसरे का K है K2, तो विद सेम रेट बोल दिया तो रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, K1 और K2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको इक्वेट कर दीजिए, a e टू द पावर माइनस EA अपॉन R T, T पहले केस में कितना है 500 इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन R T, T की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 400। ठीक है, बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। K1 और K2 दो बेसिक इक्वेशन का यूज करेंगे जब भी एक्टिवेशन एनर्जी में वेरिएशन क्वेश्चन बता रहा हो। तो A और A हो गया कैंसल, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लीजिए, ये बन जाएगा माइनस EA अपॉन यहां पर हो जाएगा 500 इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा ये माइनस 20 अपॉन 400, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करो, तो ये बन रहा है 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5EA माइनस 100 इज इक्वल टू 4EA, देयरफॉर EA इज 100। यूनिट जो भी हो उसके अंदर जैसे ये किलो जूल दिया है तो ऑब्वियसली ये किलो जूल में हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी ध्यान रखो, जब वेरिएशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए तो बेसिक इक्वेशन का यूज कीजिए और क्वेश्चन की कंडीशंस को उसमें लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पर बोला था सेम रेट, तो मैंने दोनों के K को इक्वेट कर दिया, इक्वल होगा एक्टिवेशन एनर्जी घटने के बाद, कैटलिस्ट यूज होने के बाद भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट 500 केल्विन फॉर अ रिएक्शन EA इज 166.28 किलोजूल पर मोल, किलोजूल। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA इज आल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है। K by A, मैंने आपको ये चीज बताई है जब अपन रीनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे कि K by A या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो हमें ये निकालना है x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस EA, माइनस EA इज 166.28 किलो जूल को हम जूल में बदल लेते हैं, अपॉन R की वैल्यू है 8.314 और T की वैल्यू है 500। ठीक है, अब आप देखो यहां पर
ये जो वैल्यू है ये इससे 20 टाइम्स जाएगी और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी e टू द पावर माइनस 40। अगर आपको e के फॉर्म में दिया हो तो आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप समझो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन यहां खत्म इन जनरल नहीं होगा, क्योंकि आपको वैल्यू पूछी जाएगी। वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको e हटाना पड़ेगा, और e हटाने के लिए आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ln x इज इक्वल टू ln e टू द पावर माइनस 40, ln e होता है 1, तो ये रह जाएगा माइनस 40। आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको लॉग में बदलना पड़ेगा, और हम जानते हैं ln को लॉग में बदलने के लिए हम यूज करते हैं 2.303 log x इज इक्वल टू माइनस 40। 2.303 log x इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, सो log x विल बी इक्वल टू माइनस 40 बाय 2.303। ये लगभग माइनस 17.3 के आसपास कुछ आएगा, माइनस 17.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब आप समझो x की वैल्यू जो है निकालनी है अगर आपको, तो दैट विल बी एंटी लॉग ऑफ माइनस 17.3, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ माइनस 18 प्लस एंटी लॉग ऑफ माइनस 18 प्लस 0.7। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ माइनस 18, एंटी लॉग ऑफ 0.7। सो x की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ माइनस 18 इज 10 पावर माइनस 18 इंटू एंटी लॉग 0.7 इज 5। सो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका ये आएगा। एक्चुअली इसमें जो वैल्यू आती है माइनस 40 बाई 2.303 17.36 आती है, तो ये जब 17.36 होगा तो वो 0.67 का एंटी लॉग हमको निकालना पड़ेगा, वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हाँ, आप अप्रोक्सीमेशन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फास्ट होगा और आपका आंसर जल्दी आएगा, क्लोज टू द ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्यूरेटली क्वेश्चन को करना है, आंसर निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी कम समय में और सही आंसर निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस सेक्शन से, और ये क्वेश्चन में करा इसलिए रहा हूं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के लेंदी, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत लेंदी है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 3 स्टेप में खत्म हो रही, साफ दिख रहा है। फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी 180, सेकंड की 80 और थर्ड की 50। ओवरऑल के इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल के। फर्स्ट का के K1, सेकंड का K2, थर्ड का K3 और ओवरऑल के ये रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन RT जो है, उसमें K1 की जगह पर A1 e टू द पावर माइनस EA1 अपॉन RT और K2 की जगह इस तरह से K3 की जगह रख के और पूरा डिराइव करना पड़ेगा। अगर इतना करना पड़े तो बेटर है कि ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो, ये एक्सप्रेशन आपको बहुत हेल्प करेगा सीधे सीधे। इस एक्सप्रेशन में जो पावर में वैल्यूज, ध्यान से सुनना, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा करने के बाद में। इस एक्सप्रेशन में जो पावर में वैल्यू है उसको सबसे पहले आप आगे लिख दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, जो के ऊपर है उनके करस्पॉन्डिंग EA को ऐड कर लीजिए, और जो नीचे है उसके EA को माइनस कर लीजिए। तो हो जाएगा 2/3। EA1 की वैल्यू है 180 प्लस EA2 की वैल्यू है 80 प्लस 50। ठीक है, तो ये हो गया 2/3। 180 प्लस 80 इज 260, 260 प्लस 50 इज 310। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो 105, तो ये 210 इसका जो आंसर, इसको आपको बेसिकली सॉल्व करना है। 180 और 130, ये 310 हो गया, 620। ठीक है ना, तो यहां पे अगर अपन देखें तो ये हो गया 620 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो पावर में वैल्यू है उसको आगे ले लेना है, जो न्यूमरेटर में के हैं उनको ऐड कर लेना है, और जो डिनोमिनेटर में के हैं उनके EA को
आपको यहां पर माइनस कर देना है। फर्दर 180 प्लस 80 प्लस 50, 180 प्लस 80 प्लस 50, 180 और 80 होता है 260, 260 और 50 होता है 310। ठीक है ना? बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज टेम्परेचर। इसके बाद में थियरीज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। okay. बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 3 स्टेप्स दिया था, सॉरी आपको हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द 3 स्टेप्स आई थिंक दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और K1 K2 और K3 का एक रिलेशन दिया था, K1 इंटू K2 अपॉन K3 टू द पावर 2/3, और आपको सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी थी, ओवरऑल इंडिविजुअल स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी दी थी और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछी थी। वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसे आप करेक्ट कर लीजिए। जो हमने फाइनल फॉर्मूला लिखा था 2/3 EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, वो सब सही है। जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है मैंने, वहां पर आखिरी वाला वैल्यू को प्लस कर दिया, वो माइनस होना चाहिए। सो टू बी प्रिसाइज 180 प्लस 80 माइनस 50, सो 180 प्लस 80 माइनस 50 होगा 210 इंटू 2/3 जब आप करोगे तो 140 किलो जूल उसका आंसर आएगा। प्लीज मेक अ करेक्शन, वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए, लेट अस मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, थियरीज ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। 2 थियरी बेसिकली हम रेट्स ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। पहली थियरी जो है दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। नाउ व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये समझते हैं। एक इक्वेशन, एक रिएक्शन मैंने यहां पर ले ली है, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। अब ये रिएक्शन कैसे होती है उसको समझे अगर अपन, तो A2 ये रहा, B2 ये रहा, और ये रहा 2AB। यहां बीच में आपने कुछ बनाया है, व्हाट इज दिस? देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बात करूं किसी भी रिएक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, बिफोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ड्यूरिंग द रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है? दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है और तुरंत टूटकर प्रोडक्ट देता है। अगर इस ग्राफ लेवल पर बात करूं तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने का पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड, विच इज ऑफ द मैक्सिमम और द हाईएस्ट एनर्जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तुलना में ये हाई एनर्जी पे होता है और तुरंत टूटकर प्रोडक्ट देता है, एनर्जी घट जाती है। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसमें ए और ए, बी और बी के बीच के बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं और ए और बी के बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। द डॉटेड लाइंस बिटवीन ए एंड बीबी इज इंडिकेटिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो डॉटेड लाइंस ए और बीबी के बीच में है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉन्ड टूट रहे हैं, और AB और AB के बीच में जो डॉटेड लाइंस है, वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। फाइनली क्या होता है, ये वाले बॉन्ड्स तो टूट जाते हैं और ये वाले पूरे बन जाते हैं। तो देखो, ये जब टूट जाएंगे और जब ये पूरे बन जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल जाएगा 2AB। तो दिस इज हाउ अ रिएक्शन प्रोसीड्स। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। इफ यू रिमेंबर, जब अपन SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है विच इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है? जैसे ये कार्बन है, इस पे ये 3 चीजें लगी हुई हैं, यहां से आपका लीविंग ग्रुप जो है ये निकल रहा होता है और यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है। तो यहां पर 2 बॉन्ड्स हैं, एक इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, दूसरा इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसा ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में होता है। अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी, ये कहती है कि रिएक्शन के बीच में, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये बनता है एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ग्राफिकली बात करें तो थ्रेशोल्ड लेवल पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बहुत अनस्टेबल होता है और तुरंत टूटकर आपको प्रोडक्ट दे देता है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलिए, तो ये तो थियरी यहां पर हो जाती है खत्म। अब आते हैं आगे।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले अपन बात करें कोलिजन थियरी, एनसीईआरटी में ये थियरी दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसके बारे में बात करें तो देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कोलिजन थियरी के बारे में। कोलिजन थियरी क्या कहती है? कोलिजन थियरी कहती है कि रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल्स का टकराना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूल टकराएंगे नहीं तो उनमें इंटरेक्शन का चांस नहीं होगा, और इंटरेक्शन का चांस नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि कोलिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना कोलिजन कितना होता है, कैसा होता है ताकि रिएक्शन हो सके, उन्हीं चीजों के बारे में इस थियरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम यहां पर एक टर्म की बात करते हैं, दिस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज इंडिकेटेड बाय Z। ठीक है, व्हाट इज दिस? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। यानी मान लो हमारे पास में 1 ml रिएक्टिंग मिक्सचर है और उस 1 ml रिएक्टिंग मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड में। सपोज क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो हम इसको पर सेकेंड ही गिनते हैं, ठीक है, पर मिनट में तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब रेंज जो होती है वो बहुत हाई होती है, 10.25 टू 10.28 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कोलाइड अकॉर्डिंग टू द थियरी। ठीक है, अच्छा, अब जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो दो तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इनके टकराने के। दीज कोलिजन्स में बी ऑफ टू टाइप्स, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। अब सिंपल सा रूल है, इफेक्टिव क्या और इनइफेक्टिव क्या। तो इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब होता है ऐसे कोलिजन्स जिनकी वजह से एक्चुअली रिएक्शन हो। सो दोज कोलिजन्स विच रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन, which result in the reactants reacting to give you product are effective। कई होते हैं जो टकराते हैं वापस अपनी जगह चले जाते हैं, टकराते तो हैं। तो देखो समझना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में तो सब आ जाते हैं जितने टकराए, चाहे इफेक्टिव हो चाहे इनइफेक्टिव हो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स द सम ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स, दोनों का सम। लेकिन हमारे काम का एक्चुअली अगर आपको रेट निकालना है तो हमारे काम का जो है वो इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन ही हमें बताएगा कि रिएक्शन का रेट क्या है, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज तो इफेक्टिव कोलिजन में आएंगे। इनइफेक्टिव कोलिजन मतलब दोज कोलिजन्स व्हिच हैपन बट डज नॉट रिजल्ट इन एनी प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स टू बैरियर्स मस्ट बी क्रॉस्ड। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कोलिजन इफेक्टिव है कि नहीं है? दो बातें होती है, एक कोलाइड कर रहा है तो कम से कम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड करे ताकि रिएक्शन हो सके, जिसे अपन थ्रेशोल्ड बैरियर भी कहते हैं। एनर्जी बैरियर की बात अपन करें तो उसमें एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट आता है वो थ्रेशोल्ड का ही होता है, यानी मिनिमम एनर्जी पर कोलाइड हो। अगर ग्राफिकली बात करूं तो इस पॉइंट या इससे ऊपर कोलाइड हो तो इफेक्टिव, और इस पॉइंट से नीचे कोलाइड हो तो इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। लेकिन एनर्जी सफिशिएंट नहीं है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, क्योंकि हमने कहा थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी देयर फॉर द मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट पूरी होनी जरूरी है। मान लो 100 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, अगर 100 या उससे ऊपर है यानी एनीथिंग ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी देन इट इज ओके। ठीक है, तो आपको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ती, मैंने आपको बोला था ये डिफरेंस। इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड में से माइनस कीजिए, ये मान लो ये लेवल 100 का है और ये मान लो 20 का है, तो आपको 80 सप्लाई करना पड़ रहा है। ये जो 80 आप सप्लाई करोगे, ये जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो 80, इसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज का जो डिफरेंस होता है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर? सो अब सिंपल सी चीज है, जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं एक सिस्टम के अंदर तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वन आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड अनदर आर पैसिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव कौन? देखो अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से बात करूं तो इस बैरियर के नीचे वाले पैसिव और इस बैरियर के ऊपर वाले एक्टिव। आपको मैंने एक और ग्राफ बताया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अगर आप उस ग्राफ को देखेंगे
तो इफ यू रिमेंबर हमने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा था, और यहां पर मैंने एक लाइन बनाई थी, इसको हमने कहा था थ्रेशोल्ड बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे यहां और पैसिव मॉलिक्यूल होंगे यहां, यानी इस लाइन के लेफ्ट में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब पैसिव हैं और इस लाइन के राइट में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव हैं। क्लियर? यानी अगर मॉलिक्यूल यहां है तो इसे बढ़ाकर यहां तक लाना पड़ेगा, तो आपको क्या देना पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगी। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड दोज मॉलिक्यूल्स, और यहां पर इस ग्राफ पे बात करें तो ये लेवल एक्टिव मॉलिक्यूल का है और ये पैसिव, इस लाइन के ऊपर एक्टिव, इस लाइन के नीचे पैसिव है। तो अल्टीमेटली आपको किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव बनाना है तो उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी दीजिए। तो पैसिव मॉलिक्यूल में जब अपन एक्टिवेशन एनर्जी डालते हैं तो एक्टिव बन जाता है, क्योंकि पैसिव तो रिएक्शन में टेक पार्ट कर ही नहीं रहा है। सो इफ यू वांट द रिएक्टेंट टू टेक पार्ट देन कन्वर्ट दैट पैसिव मॉलिक्यूल टू एक्टिव। एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय सप्लाइंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी रिक्वायरमेंट। कम से कम थ्रेशोल्ड वाली लेवल को पहुंचना चाहिए, अगर वहां नहीं पहुंचा तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा, वहां पहुंच भी गया लेकिन टकराया सही तरीके से नहीं, सही डायरेक्शन में नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। तो दूसरा बैरियर जिसको चेक करना पड़ेगा हमें, उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन करेक्ट ओरिएंटेशन, सही तरीके से टकराना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, एक सिंपल सी चीज है, SN2 मैकेनिज्म को ही मैं फिर से लूंगा क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमें। और इस पे जब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, ये जो मॉलिक्यूल है पोलर होता है, तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब हम एक बात वहां पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल फ्रॉम द बैक साइड। क्यों सामने से नहीं टकराया? और सामने से टकरा जाए तो क्या होगा? दोनों बातें देखते हैं। अगर सामने से टकरा गया तो सामने देखो X है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता ही है, यानी उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब दो नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो विल दे अट्रैक्ट? नो, दे विल रिपेल। तो ये रिपेल करके दूर चले जाएंगे। टकराएंगे तो सही, लेकिन मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि ये रिपल्शन उसे बॉन्ड बनाने नहीं देगा। तो RX मॉलिक्यूल का R न्यूक्लियोफाइल के साथ जब टकराएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स द मॉलिक्यूल फ्रॉम द बैक साइड, एंड द रीजन इज फ्रंट में से नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, बैक में जाओगे तो डेल्टा प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली ओरिएंटेशन सही होने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं सही डायरेक्शन में सही ओरिएंटेशन के साथ टकराएं ताकि मॉलिक्यूल इफेक्टिवली बॉन्ड बना सके। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन बैरियर। अब आप देखो, मैं यहां पर आपको जो इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ओरिएंटेशन बैरियर के लिए ले सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस तरह का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू डिसाइड कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अब हमने जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा था K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन RT, अगर आपको याद हो तो हमने A को बोला था फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आप देख रहे हो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, तो इसी फ्रीक्वेंसी फैक्टर को हमने, इसी A को हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला था यहां से। तो आप इस थियरी के हिसाब से Z को रिप्लेस करेंगे, e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन RT एज इट इज रहेगा, यानी A विल बी रिप्लेस बाय Z। अब क्या ये रिएक्शन आपको एक्चुअल रेट बताती है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं बताती? क्योंकि Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने टकराए, इफेक्टिवली टकराए कि नहीं टकराए, ये इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं था। हमको केवल ये बताया गया था इतने टकराते हैं। अब उन टकराने वालों में से कितने सही तरीके से टकराते हैं, वी डोंट नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहां पर हम एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं P, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कोलिजन्स।
ठीक है, करेक्ट कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो यहां पर Z में इफेक्टिव कोलिजन कितने हुए, जैसे मान लो 100 इफेक्टिव कोलिजन हुए और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कोलिजन केवल 50% है, तो आप P फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे 0.5। तो हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन बनेगा यहां पर K इज इक्वल टू P Z e टू द पावर माइनस E अपॉन RT। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कंप्लीटली वैलिड होगी आपको ये पता लगाने के लिए कि रिएक्शन का रेट क्या है। तो ये जो दोनों थियरीज आपने यहां पर पढ़ी, दीज थियरीज आर इंपॉर्टेंट, खास तौर पर कोलिजन थियरी आप इन्हें एनसीईआरटी में से और अपने मॉड्यूल में से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए हैं। आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स।